नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज सॉर्ट्स सर्टिफिकेट पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स सर्टिफिकेट इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट CSWMBEV 003 प्लास्टिक इलेक्ट्रॉनिक जैव चिकित्सा और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन खंड 1 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई 1 प्रकृति और विशेषताएं 1.0 उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं को समझना है। प्लास्टिक की उत्पत्ति एवं संरचना, प्लास्टिक की प्रकृति और विशेषताएं एवं प्लास्टिक के प्रकार। 1.1 प्रस्तावना। प्लास्टिक अब तक की आविष्कार की गई सबसे ज्यादा बहुमुखी और सार्वभौमिक सामग्री है। यह आज मानव की दैनिक जीवन की ज्यादातर गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। कृषि, घरेलू सामग्री, उपकरण, चिकित्सा, परिवहन, बिजली, पैकेजिंग आदि एवं अन्य दैनिक और विशिष्ट उपयोग की सामग्री हमें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक से प्राप्त हो रहे हैं। प्लास्टिक का उपयोग लड़ाकू विमान से लेकर पानी की बोतलों, बच्चों के खिलौने, सिलाई की सुइयां आदि बनाने के काम में लिया जाता है। प्लास्टिक अंग्रेजी शब्द है जिसका उद्गम 17वीं शताब्दी के मध्य में लैटिन शब्द प्लास्टिकस एवं फ्रेंच शब्द प्लास्टिक से हुआ है। प्लास्टिक का विकास प्रारंभ में प्राकृतिक उत्पाद जैसे प्राकृतिक रबर, नाइट्रोसेल्यूलोज, कोलेजन आदि के रासायनिक संशोधन से होता था। पूरी तरह कृत्रिम सामग्री से उत्पन्न आधुनिक प्लास्टिक की उत्पत्ति लगभग 110 वर्ष पूर्व बनना शुरू हुई। संसार का पहला पूर्ण रूप से कृत्रिम प्लास्टिक बेकेलाइट अमेरिकी रसायनज्ञ लियो बेकलैड ने किया था। प्लास्टिक हमारे जीवन की महत्वपूर्ण उपयोग की वस्तुओं का अभिन्न भाग है। यह उन गुणों को प्रदर्शित करता है जो अन्य पदार्थों की तुलना में अद्वितीय है और दैनिक जीवन में अहम भूमिका रखते हैं। 1.2 प्लास्टिक की उत्पत्ति एवं संरचना। वर्तमान में मुख्यतः प्लास्टिक पेट्रोलियम उत्पादों से बन रहा है। पेट्रोलियम मुख्यतः ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है। पेट्रोलियम शोधन प्रक्रिया में कच्चे तेल से गैसोलीन, केरोसिन, नेफ्था, हल्के तेल, भारी तेल आदि में विघटित होता है। नेफ्था को पुनः ऊष्मा प्रदान कर एथिलीन में विघटित किया जाता है जो पुनः बहुलकीकरण द्वारा पॉलीथीन में परिवर्तित होता है। तत्पश्चात इन बहुलकों में और रसायन एवं घटक मिलाए जाते हैं जिनसे हमें प्लास्टिक की वांछित विशेषताएं और अलग अलग तरह के प्लास्टिक प्राप्त होते हैं। चित्र 1.1 प्लास्टिक निर्माण की प्रक्रिया। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1.3 प्लास्टिक की प्रकृति एवं विशेषताएं। प्लास्टिक संश्लेषित एवं अर्धसंश्लेषित ठोस कार्बनिक पदार्थों के एक बड़े समूह का सामान्य नाम है। अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के कारण आज प्लास्टिक सर्वव्याप्त है। प्लास्टिक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। वजन में हल्के तथा लचीले, ढलने में आसान, मजबूत एवं टिकाऊ, विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित उत्पादों को बनाया जा सकता है। उच्च शक्ति से भार अनुपात, कम लागत, निर्माण में आसान, जल, कई रसायन एवं जंग के प्रति प्रतिरोधी, विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा प्रदान करने पर इसका विस्तार होता है। इसे विभिन्न रूप, रंग, आकार दिए जा सकते हैं। प्लास्टिक पदार्थ हमें मजबूती एवं लचीलेपन के कई विकल्प प्रदान करते हैं। 1.4 प्लास्टिक के प्रकार। 1 अप्रैल 2001 थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर प्लास्टिक को 2 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इन दोनों में प्राथमिक रूप से भौतिक अंतर यह है कि थर्मोप्लास्टिक को ऊष्मा और दाब प्रदान करके पुनः बनाया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमेशा एक ठोस स्थायी अवस्था में रहता है। इसे ऐसे समझें कि थर्मोप्लास्टिक मक्खन के समान है जो कई बार पिघलने के बाद भी ठंडा करने पर पुनः विभिन्न आकृतियों में ढल सकता है। इसके विपरीत थर्मोसेटिक प्लास्टिक ब्रेड के समान है
जो एक बार अंतिम स्थिति प्राप्त करने के बाद ऊष्मा और दाब पड़ने पर विकृत हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर। एक थर्मोप्लास्टिक यह ऊष्मा प्रदान करने पर नर्म हो जाते हैं तथा अतिरिक्त दाब और गर्म करने पर तरल बन जाते हैं। प्रसंस्करण की प्रक्रिया में कोई रासायनिक संबंध नहीं बनता है, अतः इन्हें पुनर्नवीनीकरण कर ढालना आसान है। इस प्रक्रिया में सामग्री के भौतिक गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह ऊष्मा और दाब प्रदान करने पर टूट जाते हैं और विकृत हो जाते हैं। प्रसंस्करण की प्रक्रिया में थर्मोसेटिंग के पॉलीमर क्रॉसलिंकिंग करके अपरिवर्तनीय रासायनिक बंध बनाते हैं, अतः इनका पुनर्नवीनीकरण करना मुश्किल है। इसी गुण के कारण यह सामग्री को अधिक गर्म एवं पिघलने से बचाते हैं और रसोई एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए आदर्श है। दो थर्मोप्लास्टिक यह आमतौर पर अधिकांश सामग्रियों को उच्च शक्ति, सिकुड़न, प्रतिरोधन एवं लचीलापन प्रदान करती है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह सामग्री के यांत्रिक गुणों को बेहतर बनाने में सहायक है। तीन थर्मोप्लास्टिक रासायनिक संयोजन के आधार पर यह कम तनाव वाले अनुप्रयोग जैसे प्लास्टिक की थैलियां या उच्च तनाव वाले यंत्रों के भाग बनने में काम आते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह रासायनिक प्रक्रिया एवं ऊष्मा से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है तथा संरचनात्मक अखंडता प्रदान करता है। यह उत्पादों को विरूपित होने से रोकता है और दृढ़ता प्रदान करता है। 4 थर्मोप्लास्टिक अत्यधिक पुनरावर्तनीय, बेहतर परिष्करण, उच्च प्रभाव प्रतिरोधी, पुनः ढाला जा सकता है। कुछ रसायनों के लिए प्रतिरोधी, पर्यावरण के अनुकूल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक लाभ उच्च तापमान एवं दाब के लिए सहनशील, अधिक लचीलापन, मोटी व पतली दोनों संरचनाओं में संभव, बेहतर परिष्करण, उच्च स्तरीय स्थिरता, किफायती। 5 हानि थर्मोप्लास्टिक यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की तुलना में अधिक महंगा है। यह ऊष्मा प्रदान करने पर पिघल जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हानि इसका पुनर्नवीनीकरण संभव नहीं है। इसका पुनः ढलना संभव नहीं है। 1 अप्रैल 2002 पुनर्नवीनीकरण एवं गैर पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक को उनके पुनरावृत्ति के गुण के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है। अ पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक, ब गैर पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक। पुनर्नवीनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट को यांत्रिक और बटाया रासायनिक प्रक्रिया के बाद दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। इसके विपरीत जिन प्लास्टिक उत्पादों का पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जा सकता वह गैर पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक कहलाते हैं, जैसे कि पैकेजिंग उत्पाद, प्लास्टिक के थैले, जिपलॉक बैग, ठोस प्लास्टिक की बोतलें एवं बैग आदि। पुनर्नवीनीकरण की प्रक्रिया से कच्चे माल की खपत कम होती है तथा अपशिष्ट प्रबंधन में बटा लैंडफिल में जगह की बचत होती है। प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्नवीनीकरण बटा पुनर्चक्रण प्रक्रिया को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। 1 प्राथमिक पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्लास्टिक का मूल उत्पादों के समान स्तर वाले उत्पादों में रूपांतरण। 2 द्वितीय पुनर्चक्रण मूल उत्पाद से गुणवत्ता में कम स्तर वाले उत्पादों में रूपांतरण। 3 तृतीयक पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्लास्टिक से रसायन बटा ईंधन बनाने के काम में लेना। 4 चतुर्धातुक पुनर्चक्रण अपशिष्ट प्लास्टिक से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। 1 अप्रैल 2003 एकल उपयोग प्लास्टिक या डिस्पोजेबल प्लास्टिक के उत्पाद केवल एक बार ही उपयोग में लिए जाते हैं। चित्र 2 इन्हें उपयोग के बाद या तो फेंक दिया जाता है या पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग के अनुपात में इसका पुनर्नवीनीकरण बहुत कम मात्रा में होता है। परिणामस्वरूप यह प्लास्टिक अपशिष्ट का मुख्य कारक है। उदाहरण प्लास्टिक की थैलियां, सोडा एवं पानी की बोतलें, खाद्य पैकेजिंग, डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास, कटोरी इत्यादि। बढ़ते प्रदूषण और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में हो रही समस्याओं के कारण कई देशों और शहरों में एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। बांग्लादेश प्रथम राष्ट्र था जिसने यह कदम उठाया था।
केन्या, यूनाइटेड किंगडम, ताइवान, जिम्बाब्वे, सिएटल, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नई दिल्ली, मोरक्को आदि कई देशों बटा शहरों में एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंधित है। 1 अप्रैल 2004 माइक्रोप्लास्टिक उन प्लास्टिक के कणों को कहा जाता है जिनका आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 5 मिलीमीटर तक होता है। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के वह छोटे टुकड़े हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे सौंदर्य प्रसाधनों में एयर ब्लास्टिंग तकनीक में, प्लास्टिक उत्पाद बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में आदि। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक के टुकड़ों के टूटने से प्राप्त होते हैं। भूमि एवं जलाशयों में उपस्थित प्लास्टिक अपशिष्ट सूर्य के प्रकाश से फोटोडिग्रेडेशन भौतिक, जैविक एवं रासायनिक माध्यम से विघटित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विघटित हो जाते हैं। अंततः यह आकार में इतने छोटे हो जाते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखना भी मुश्किल होता है। माइक्रोप्लास्टिक के स्रोत सिंथेटिक कपड़े धोने के दौरान घर्षण, वाहन बताना करते समय पहिया का घर्षण, शहर की धूल, सड़क चिन्हों का अपक्षय और वाहनों द्वारा घर्षण, समुद्री कोटिंग्स का अपक्षय, अनुप्रयोग और रखरखाव, त्वचा और सौंदर्य की देखभाल के लिए उत्पाद, प्लास्टिक छड़ों का विनिर्माण, परिवहन और रिसाइक्लिंग। 1 अप्रैल 2005 बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बटा जैव अवकर्षण प्लास्टिक आमतौर पर कृत्रिम बहुलक से बनता है और इसकी संरचना प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अतः यह बायोडिग्रेडेबल नहीं है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ बहुलक संरचना, गुणों और प्रकृति में नए सहसंबंध स्थापित हुए हैं। इससे नए उत्पाद विकसित हुए हैं जिनमें गुण और विशेषताएं प्लास्टिक की है और साथ ही साथ बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक पदार्थ है जो जीवित जीवों, आमतौर पर बैक्टीरिया, की क्रिया द्वारा विघटित किए जा सकते हैं। इन्हें 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। 1. बायोप्लास्टिक जिनके घटक अक्षय कच्चे माल से प्राप्त होते हैं जैसे मक्का, गन्ना, कृषि अपशिष्ट आदि। 2. पेट्रोकेमिकल से बने प्लास्टिक जिनमें जैव अवक्रमण को बढ़ाने के लिए बायोडिग्रेडेबल योजक डाले जाते हैं। बायोप्लास्टिक बहुलक के निर्माण में विभिन्न सामग्रियों और प्रक्रियाओं का प्रयोग होता है। इन सभी प्रक्रियाओं में कच्चे माल के जैव अवक्रमण गुण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वायु श्वसन एरोबिक की अवस्था में सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल, जैव भार, बायोमास और अकार्बनिक यौगिक में पूर्ण रूप से विघटित होता है। अवायुश्वसन एरोबिक अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह मुख्यतः डिस्पोजेबल उत्पाद, थैले, खाद्य वस्तुओं की पैकिंग, कठोर एवं लचीली पैकिंग पात्र बनाने के काम में लिया जाता है। आधुनिक परिष्कृत विनिर्माण प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्लास्टिक को विभिन्न रूप, रंग, आकार और संरचना दी जा सकती है। साथ ही साथ इसमें मजबूती एवं लचीलेपन के कई विकल्प मिलते हैं। प्लास्टिक की संरचना, निर्माण प्रक्रिया, उसकी विशेषताएं एवं विघटन प्रक्रिया के आधार पर इन्हें कुछ श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री (SPI) ने वर्ष 1988 में पुनरावर्तक और उपभोक्ताओं को प्लास्टिक की पहचान करने के लिए एक वर्ग प्रणाली की स्थापना की गई, जिसका पुनः भारतीय मानक ब्यूरो ने भारतीय मानक IS 14534-1998 प्लास्टिक के पुनः प्रक्रमण के मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लेख किया है। उपभोक्ता को SPI कोड से परिचित होना महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पदार्थों को समझकर सही निर्णय ले सकते हैं तथा प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न पर्यावरण एवं अपने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों का सही निराकरण कर सकते हैं। SPI कोड, जिसे रेसिन पहचान संख्या के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पदार्थों को उनके पुनर्नवीनीकरण के गुण के आधार पर वर्गीकृत करता है, जो निम्नलिखित है। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेना चाहिए।
प्लास्टिक से भारी मात्रा में ठोस कचरा निकलता है तथा इसे भूमि एवं महासागरों में अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए प्रदूषण को कम करने के लिए, ऊर्जा संरक्षक एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक का पुनर्नवीनीकरण आवश्यक है। एसपीआई कोड हर प्लास्टिक पदार्थ पर अंकित होते हैं तथा उपभोक्ताओं को अपना प्लास्टिक पदार्थ विवेकपूर्ण तरीके से चुनने में मदद करते हैं। प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं। मुश्किल है। 1 प्लास्टिक हमारे दैनिक अपशिष्ट का मुख्य हिस्सा है। पुनर्नवीनीकरण द्वारा नए प्लास्टिक का उत्पादन कम होगा और कच्चे माल की खपत में कमी आएगी। 2 प्लास्टिक अपशिष्ट कम उत्पन्न होगा और उसके अपघटन की समस्या में भी कमी आएगी। 3 ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण होगा। 1.5 सारांश। प्लास्टिक एक सार्वभौमिक एवं बहुमुखी सामग्री है जो कि कई रंगों, आकार और संरचना में उपस्थित है। यह छोटे बच्चों के खिलौने निर्माण से लेकर लड़ाकू विमान तक के निर्माण में काम में आता है। प्लास्टिक अपने भौतिक एवं रासायनिक गुणों के कारण कई विशेषताएं लिए हुए है जो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित उत्पादों में नहीं है। प्लास्टिक के प्रकार भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर टैग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। पुनर्चक्रण गुण के आधार पर पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक एवं गैर पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक। 3 प्लास्टिक को उनकी उपयोगिता एवं महत्व, सकारात्मक एवं नकारात्मक के आधार पर निम्नलिखित में बांटा जा सकता है। एकल उपयोग प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। 4 सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्री ने वर्ष 1988 में प्लास्टिक को उनकी विशेषताओं और पुनर्चक्रण गुण के आधार पर मुख्यतः 7 भागों में बांटा था। यह उपभोक्ताओं और पुनरावर्तक के लिए चयन, उपयोग एवं अपघटन में महत्वपूर्ण है। 5 प्लास्टिक पुनर्नवीनीकरण प्रकृति एवं मानव सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।